बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आज इस बिल्कुल मुनफरद से पॉडकास्ट के साथ जो है वो मैं हाजिर हूं। मेरे पीछे जो है वो एक तारीखी इमारत आपको नज़र आ रही है और ये मकबरा जहांगीर है। आज का ये जो पॉडकास्ट था एक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि स्टूडियो से बाहर निकलें और यहाँ पे नेचुरल जो सीन्स हैं उनको जो है वो कैप्चर किया जाए और उस तरह से जो है वो बात की जाए। जैसा कि मौजू आपको पता है, इकबाल के अफकार और दौरे हाज़िर में जो है वो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ जो है वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, और मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो आपके सामने जो है वो आते हैं। और रिसर्चर हैं, एमफिल इकबालियात हैं। इकबाल के मौजू पे इनकी दस्तरस जो है वो अ, कमाल है, और मैं चाहूँगा कि बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज के इस टॉपिक के ऊपर जो है बात करते हैं। मोहतरम एजाज़ अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी एजाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी सर, बैठे जी। तो आज ये एक डिफरेंट किस्म का जो है पॉडकास्ट है जिसमें जो है वो हम नेचुरली जो है वो यहाँ पर एक सीन के साथ मौजूद है। तो इस पे जो है वो मैं एजाज साहब से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि इकबाल के अफकार, दौरे हाज़िर और आप आज के नौजवान को मद्देनज़र रखते हुए हम उससे कितना मुस्तफ़िद हो सकते हैं, इस पर मैं बहुत कम बोलूँगा। और चूँकि जहाँ जहाँ पर जो है वो मेरे सीनियर्स हों और वो बोल रहे हों तो मेरा बोलना नहीं बनता। तो जी मोहतरम एजाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशाइंद बात है कि अफ़कार इकबाल के हवाले से नौजवान नस्ल को आगाही दी जाए। यकीनन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक हमजहत शख्सियत हैं बेशक। जिनका मुतालिया कायनात बड़ा वसी है, मुशाहदा कायनात बड़ा वसी है। यहाँ तक कि शायद ही कोई ऐसा पहलू रह गया हो जिस पे उन्होंने अपनी फ़िक्र पेश न की हो। तो जैसा कि मोहतरम अमीन साहब ने कहा कि नौजवान नस्ल को मद्देनज़र रखना है, तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे इकबाल की जो शख्सियत है उसके जो 3 पहलू हैं उनको नौजवानों को जो है वो बड़ा बुनियादी तौर पे उस पे तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए। सबसे पहले कि इकबाल के अंदर जो उसका कलाम है उसमें जुर्रत इज़हार बहुत है। बेशक। उन्होंने जुर्रत इज़हार से काम लिया है। जो चीज़ उन्हें गलत लगी है उन्होंने उसको गलत कहा है, जो दुरुस्त लगी है उसका डट कर इस्तकामत के साथ उन्होंने ऐलान भी किया है। इस सिलसिले में उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है, अपने भी हैं खफा मुझसे बेगाने भी हैं नाखुश, अपने भी हैं खफा मुझसे बेगाने भी हैं नाखुश, मैं कह न सका ज़हरे हिलाहल को कंद। ये कलाकंद एक मिठाई होती है। इकबाल कहते हैं मैंने जहर को जहर कहा है, मिठाई को मिठाई कहा है, हालांकि इस हक सच बोलने से मेरे अपने भी मुझसे नाराज हो गए और बेगाने भी मुझसे नाराज हो गए। तो ये उनका जुर्रत इज़हार है। जिस तरह एक और मुकाम पे वो फरमाते हैं कि आईने जवां मर्दा हक गोयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। तो ये उनके बुनियादी जो मामला है जुर्रत इज़हार वाला, इससे वो कभी भी पीछे हटते हुए दिखाई नहीं देते। यहाँ तक कि उनके दौर में सऊदी अरब के एक अजीम बादशाह शाह फैसल, वो उनको भी अपने अशार में मुखातिब करते हुए कहते हैं, क्या खूब दिया पैगाम सनयोसी ने मीरे फैसल को, क्या खूब दिया पैगाम सनयोसी ने मीरे फैसल को, तो नामो नसब का हजाजी है किरदार का हजाजी बन न सका। तो ये उनकी जुर्रत इज़हार है। फिर वो नाम नहाद जो उलमाए सू जिनको आमतौर पे कहा जाता है, जो दीन की असर रूह से वाकिफ़ नहीं होते, उनको भी मुखातिब करते हुए जुर्रत इज़हार कुछ इस तरह करते हैं
یہی ملا حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی ملا حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں ابو ذر دل کے یا ویسو چادر زہرا۔ کہتے ہیں ابو ذر غفاری کا تقوی بھی بیچ کھاتے ہیں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کا جو درویشانہ لباس تھا اس کو بھی بیچ کھاتے ہیں، اور حضرت سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی چادر کو بھی بیچ کھاتے ہیں۔ گویا کہ اقبال یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ دین کی عزت جو ہے اس کو بیچ کھاتے ہیں، دین کی عزت نہیں رہنے دیتے۔ جس طرح ایک اور مقام پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں مشرقی اندھیری رات میں، میں جانتا ہوں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیضا لیے پھرتی، بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا ید بیضا کہ وہ اپنا ہاتھ بغل میں لے جاتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا جب باہر نکالتے تھے، تو کہتے ہیں کہ آج جو پیران حرم ہیں وہ اس ایمانی طاقت سے بہراور نہیں ہیں، ان کے اندر یہ ایمانی طاقت نہیں پائی جاتی، تو یہ ان کا جرت اظہار ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ اقبال جرت اظہار کیسی رکھتے تھے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جب بر صغیر کی ایک بات کرتا چلوں، جب یہ نعرہ لگ رہا تھا کہ ملت از وطن است، ملت از وطن است، کہ قوم وطن سے بنتی ہے، جو خالصتاً مغرب کا نظریہ تھا، تو اقبال نے اس وقت بھی علماء کو مخاطب کیا تھا۔ زبور عجم کے اندر ان کے اشعار موجود ہیں جہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو علماء ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ قوم وطن سے بنتی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بالکل واقف نہیں ہیں۔ اگر وہ واقف ہوتے تو وہ کبھی یہ نعرہ نہ لگاتے قوم وطن سے بنتی ہے۔ تو اقبال نے یہ اشارہ بھی کیا تھا اپنی ملت پر کہ آس اقوام مغرب سے نہ گر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بے شک کہ تیری قوم کی ترکیب جو ہے اس کے جو عناصر جو ہیں وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ کو تشکیل دیا تھا تب بنا دیے تھے، تب تجھے وہ بتا دیا تھا مسلمان کہ کون کون سے عناصر ہونے چاہیے ایک اسلامی ریاست کی تشکیل میں، اور تو آج جو ہے وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ بات کرتا ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ تو اقبال نے یہ خالصتاً اسلامی نظریہ پیش کیا کہ قوم مذہب سے بنتی ہے، قوم وطن سے نہیں بنتی۔ بے شک۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا پوز لوں گا، اور معذرت آپ کی بات میں نے روک دی۔ تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہمیں سن رہے ہیں، اور ان کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ایک کاپی اور پینسل لے کر بیٹھیے گا، تاکہ نہیں تو آپ کو ویڈیو کو بار بار بیک کرنا پڑے گا، آپ ان چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں۔ اور اسپیشلی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج اعجاز صاحب جو ہے میرے ساتھ موجود ہے۔ میں اس وساطت سے ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اقبالیات کے اوپر ہم لیکچرز کا ایک کنٹینیوسلی سلسلہ سر جاری رکھیں، اور کم از کم جو ہے وہ ایک ہفتے کا یا 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ آپ مجھے ضرور ٹائم دیں، تاکہ اقبال کی مکمل جو تعلیمات ہیں جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں، ان کے افکار جو ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے ان لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، ایک ادنا سی کوشش ہے۔ تو یہ پہلا پہلو جو انہوں نے ابھی اعجاز صاحب جو ہمیں بتا رہے تھے وہ تھا جرت اظہار، تو اس کو نوٹ کیجیے گا۔ جی اعجاز صاحب۔ جی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً ہمارا یہ سلسلہ جی بالکل۔ جاری رہے۔ ایک بات میں خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ جب نوجوانوں کے سامنے اقبال کو پڑھا جاتا ہے تو وہ اس کو مشکل سمجھتے ہیں، اور پھر ان کا آگے سے یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اقبال اگر اپنے کلام کی کچھ تشریحات، کچھ مفاہیم بتا دیتے تو آسانی ہو جاتی۔ تو عبد المجید سالی کے ایک مصنف ہے، دائرۃ المعارف میں ان کا بڑا نام تھا، انہوں نے اقبال کا ایک انٹرویو کیا تھا جس میں انہوں نے یہی سوال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے آگے رکھا تھا کہ کچھ مفاہیم بھی اپنے کلام کا عرض کر دیا کیجئے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے
अपने कलाम का खुद मफ़हूम बता दिया, खुद उसकी तशरीह कर दी, तो लोग मुझे उतना ही समझ पाएंगे जितना मैं बोल दूँ। और वो मिसरा मुझे याद आया, आ तुझको बताऊं तकदीरे उमम क्या है। क्या शेर था सर जी? तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीरो सना अव्वल तौसर बाब आखिर। हाँ जी। तो ये एक शेर की तरफ मुतवज्जो करवाया मोहतरम अमीन साहब ने। यकीनन ये शेर अपने अंदर एक बड़ा वसी पहलू लिए हुए है। इस पे इंशाल्लाह वक्त गुजरने के साथ जी। साथ सिर्फ एक शेर पे हम अपनी गुफ्तगू की नशिस्त रखेंगे, तो आप देखें कि ज़ाहरी तौर पे मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल है, क्योंकि इकबाल अदबी रंग में बात करते थे, तो अदब के अंदर कुछ इस्तिलाहात होती हैं जो एक अदीब के लिए, और फिर इकबाल जैसा अदीब जो सिर्फ अदीब ही नहीं, एक मुफक्किर भी है, एक दानिश्वर भी है, और फिर उसे अल्फाज पे ऐसी दस्तरस हासिल थी, तो इसलिए वो इस तरह के अल्फाज का चुनाव करते थे। तो अगर आप इकबाल को समझने का इरादा रखते हैं तो वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में इकबाल के अफ़कार को आप तक पहुंचाया जाएगा। जैसे मैंने पिछले चंद शेर पढ़े, तो मैंने मुश्किल अल्फाज की थोड़ी सी वजाहत भी कर दी, ताकि आपको पता चले इकबाल क्या कहना चाहता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इकबाल को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपकी समातों की नज़र किया जाएगा। इसके बावजूद आप कमेंट्स के अंदर सवालात लिख सकते हैं। कोई आप ख़ास टॉपिक पे इकबाल की गुफ्तगू सुनना चाहें तो उसका भी इजहार आप कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं। तो यकीनन आपके सवालात को, आपकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखा जाएगा। तो बात हो रही थी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। तो जब लफ्ज़ अफ़कार इकबाल आता है तो साथ जब दौरे हाज़िर लगा दिया जाता है, तो फिर ये मौजू एक तवील नशिस्त का हामिल होता है, क्योंकि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र जो है वो बड़ी अजीम फ़िक्र है। एक पहलू और आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगा। निज़ाम सियासत के हवाले से उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं शायराना रंग में। जैसे निज़ाम जमहूरियत जिसको बड़ी तरजीह दी जाती है, इकबाल ऐसी जमहूरियत के कायल नहीं थे जिसमें बंदों को सिर्फ गिना जाए, काउंट किया जाए, वोटों की गिनती की जाए, ये ना देखा जाए कि कौन किस ओहदे का अहल है। वो चाहते ये थे कि बंदों को परखा भी जाए कि कौन किस मनसब का अहल है, तो इस बुनियाद पे निज़ाम हुकूमत के ओहदे सौंपे जाएं। जैसा कि वो एक मुकाम पे फरमाते हैं, इस राज को भी एक मर्द फरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते, जमहूरियत फ़क़्त एक तर्ज़ हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ये जो लफ्ज़ तोला है ना, ये परखने के मायनों में है कि परखें तो सही कि वो अहल भी है उस ओहदे का, उस मनसब का जो उसको सौंप दिया जाता है सिर्फ वोटों की गिनती पे। तो ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कोई अपनी बात नहीं कर रहे, वो हमारा रिश्ता इस्लाम की तारीख से भी जोड़ते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोम के बारे में ये बात उनकी सीरत की तकरीबन तमाम किताबों में मौजूद है कि वो जो बंदा जिस ओहदे का, जिस मनसब के लिए चुन लेते थे, उससे बढ़ के उस मनसब पे, उस शोबे का बंदा पूरी इस्लामी रियासत के अंदर नहीं मिलता था। तो इकबाल ने उस पहलू की तरफ भी इशारा किया है कि जो मनसब किसी को सौंपा जाता है, जो जिम्मेदारी, जो फ़राइज़ किसी को दिए जाते हैं, तो उसमें उस बंदे को शोबे से वाबस्ता होना इस बात का तकाजा करता है कि वो बंदा पूरी तरह अपने फ़राइज़ दयानतदारी से सरअंजाम दे सके।
तो ये तभी होगा जब बंदों को तोला भी जाएगा, परखा भी जाएगा। सिर्फ गिन लेने से जो है ये मामला हल नहीं हो सकता, बेहतरी नहीं आ सकती। तो निज़ाम सियासत के हवाले से ये मैंने एक हल्का सा इशारा किया, हालांकि इकबाल ने निज़ाम सियासत पे भरपूर तरीके से लिखा है। तो ये उन्होंने एक असूल दे दिया कि हमने परखना है कि कौन किस मनसब का और किस शोबे का अहल है, ताकि उस शोबे में जो है वो बेहतरीन खिदमात जो हैं वो अपनी अंजाम दे सके। जी बेशक। तो अभी हमारे 2 पॉइंट थे सर आज के लिए, या तीसरा पॉइंट भी है इस ये हवाले से? जी, एक तीसरा पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि बुनियाद मुकम्मल हो जाएगी। जी जी तो तीसरे नंबर पे जी, तो कंटिन्यू प्लीज सर। हमने इस पहलू को देखना है कि निज़ाम तलीम जो बर्रे सगीर के दौर में लार्ड मैकाले ने दिया और जिसके असरात आज तक ख़त्म ना हो सके, ये बड़ा अहम पहलू है। ख़ास तौर पे चूँकि नौजवान तबके का निज़ाम तलीम से बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, खुश तो हम भी थे जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। खुश तो हम भी हैं जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। वो कहते हैं कि हमने भी देखा कि तरक्की हुई है। हम एक अलग वतन जब कोशिश हो रही थी, तो मैं मौजूदा दौरे हाजिर के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हमने अलग वतन हासिल किया। तो इकबाल ने लॉर्ड मैकाले का जो निज़ाम तलीम था, जिसके असरात आज भी कसरत के साथ नुमायाँ है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि हमारे लबों पे फरियाद भी आ जाती है। वो आगे मज़ीद इसकी वजाहत अपने अशार में यूं करते हैं कि घर परवेज के शीरी तो आई, मगर ले आई तेसा फरहाद भी साथ। हम तो समझे थे लाएगी फरागत तलीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इलाहाद भी साथ। तो ये है कि साथ कुछ यूरोपीय अफकार आ गए जो इस्लाम से मुतसादम है। इसकी तरफ इकबाल ने इशारा किया। ये तलमी इस्तेमाल हुई है कि शीरी फरहाद का जो किस्सा आमतौर पे लोक दास्तानों में बयान किया जाता है, तो वो तेसा था जिससे वो फरहाद ने खुदकुशी कर ली। तो वो जब शीरी जो थी वो उस वक़्त के बादशाह परवेज़ के यहाँ दुल्हन बन के आई, तो वो तेसा साथ लेके आई थी। तो बाद में उसने खुद से उस तेसे से खुद भी खुदकुशी कर ली। तो इकबाल निज़ाम तलीम की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि हम तो खालिस तालीम के ख़्वाहां थे कि वो आएगी, लेकिन साथ यूरोपीय अफकार भी आ गए। ये ऐसे ही हुआ जैसे शीरी जो है तारीख का एक पंजाबी लोक दास्तानों का एक किरदार है, वो अपने साथ तेसा ले आई थी। ऐसे ही हमारे साथ जो है वो यूरोपीय अफकार भी आ गए, जिन्होंने हमें इस्लाम से दूर कर दिया और यूरोपीय तहजीब के करीब कर दिया। तो इकबाल हमें ये बावर कराना चाहते हैं कि यूरोपीय तहजीब से हमें बचना है। ये उसी सूरत में बचा जा सकता है जब हम खालिस इस्लाम के निज़ाम तलीम को जो है वो राइज करेंगे और यूरोपीय अफकार की बेखुनी करेंगे और इस्लामी अफकार को जो है वो राइज करते चले जाएंगे। तो ये पहलू जो निज़ाम तलीम का है वो यकीनन एक बड़ा अहम पहलू है, क्योंकि तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें फ़िक्र इकबाल से रोशनास करवा सकती है, हमें इस्लामी तालीमात से रोशनास करा सकती है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका फ़र्क हमें बता सकती है। तो इसलिए निज़ाम तलीम के हवाले से भी एक पहलू जो है उनका हमें अपने पेश नज़र रखना चाहिए, क्योंकि ये तलबा के लिए, नौजवान तलबा के लिए जो तालीम से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये बड़ा अहम पहलू है। तो मैं चाहूँगा कि वो आइंदा इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, अपने असातिज़ा से रहनुमाई लेते रहें कि वो किस तरह इकबाल जो हैं वो निज़ाम तलीम की बेहतर से बेहतर जो उसके अंदर बेहतरी आ सकती है, बेहतर से बेहतर इक़दामात कैसे हो सकते हैं,
اپنے اساتذہ سے رابطے میں رہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، تو ہم آپ کو ضرور جو ہے وہ آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً نوازتے رہیں گے، تاکہ آپ کا جو ذوق و شوق ہے اقبالیات کے حوالے سے وہ وقتاً فوقتاً بڑھتا چلا جائے اور آپ ایک اچھے سوچ سے، اچھی فکر سے آشنا ہو سکیں۔ بہت شکریہ جی اعجاز صاحب، اور ویورز یہ تھا آج کا پروگرام، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا تو پلیز یہ ویڈیو جو ہے وہ ان طالب علموں تک فارورڈ کریں تاکہ جو ہے وہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ تو مجھے محمد امین کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔